हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर इन अ वेरी गुड हेल्थ। कल जेई एडवांस का एग्जाम हो गया एंड जेई एडवांस जिस चीज के लिए जाना जाता है कि वो टफनेस लेवल नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत ज्यादा रिनाउंड है इस मामले में कि जेई एडवांस का एग्जामिनेशन बहुत टफ होता है। मैं ऑब्वियसली नीलमणि श्रीवास्तव, मैं फिजिक्स का एनालिसिस कर रहा था, फिजिक्स का पेपर को देख रहा था। तो पहली एक बात तो सर्टेन है कि कोई ये कहे कि फिजिक्स का पेपर आसान है तो वो किसी कीमत पे आसान नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड पे ही मैं मानूंगा। द रीजन इज कि जो सवाल जो आसानी से हो भी जा रहे थे उनकी लैंग्वेज में, उनके केसेस में जो कैलकुलेशन थी, जो डायग्राम्स थे, जो विजुअलाइजेशन था, वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हालांकि कुछ सवाल ऐसे भी थे कि आप उन सवालों को देखते ही आंसर लगा सकते थे कि इस सवाल का आंसर ये होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको आप पढ़ेंगे तो लगता है कि क्या क्या निकालूं, मैं कितनी चीजें निकालूं, थक जाएंगे, पहले से ही आप हार सकते हैं कि यार मैं निकालूं कैसे। तो ये आपकी तैयारी का जो टेस्ट था वो तो था ही था, आपने कितने सवाल लगाए हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझा है, उस सब चीजों का टेस्ट तो था ही। पर आपकी ग्रिलिंग का टेस्ट था ये ज्यादा, यानी कि आपको एक ऐसा टेस्ट दिया गया था जिसमें आपको अपने आप को काम रखते हुए सवालों को अटेम्प्ट करना था। और फिजिक्स के पेपर को बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, कहीं से अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि कुछ सवालों में कुछ चीजें ज्यादा या कम या एक्स्ट्रा या गलत दे रखी हैं थोड़ी बहुत, या कंफ्यूज कर रखा है, समझाया नहीं है, उन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ओवरऑल आज चाहता हूं कि मैं फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस कर दूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि यार इसकी आप एक बार एनालिसिस करिए कि व्हाट काइंड ऑफ पेपर इट वाज। सो माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट इट इज नॉट एट ऑल मीडियोकर लेवल पेपर, इट इज मोर देन मीडियोकर, इट इज टूवर्ड्स टफनेस साइड में ज्यादा ही था। चलिए हम एक एक करके सारे सवालों को एक बार डिस्कस करते हैं बहुत ब्रीफली। वी विल मेक द सॉल्यूशंस ऑफ दिस बहुत ही अच्छे डिटेल्ड चटपटे सॉल्यूशंस, मतलब कुछ नए तरीके सीखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस तो है ही हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं, लोगों ने बनाए हैं मेहनत करके, रात रात भर जाग के, पर हम भी यहाँ पे बनाएंगे। पर हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको पता चले कि यार ये सवाल इतने सुंदर तरीके से भी किया जा सकता था, तो शायद मजा आएगा। हम उसके सॉल्यूशंस पे भी आएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में तो हम सिर्फ इसकी एनालिसिस कर रहे हैं और इसमें भी हम बात करेंगे कि कैसे सोचा जा सकता था। सो पेपर वन में अगर हम बात करें तो पहला सवाल था। पहला सवाल हो सकता है कि दिखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, पर ये कहीं से डिफिकल्ट नहीं था। ये सवाल हमारा मीडियोकर या लोअर मीडियोकर लेवल पे ही मानते नहीं। पहला सवाल में कॉन्फिडेंस बढ़ सकता था, क्योंकि इस पहले सवाल में यहाँ पे सिंपल सा था कि दो स्फीयर है, रोल करते हुए जा रहे हैं, कब वो टकराएंगे तो सिंपल सी कहानी है। टोटल पाथ लेंथ जो उन्होंने चली हुई है उसको केयरफुली लिखना है, और उसके बाद उनकी रिलेटिव स्पीड जो अलोंग द सर्कल है अप्रोच की, उससे भाग देना है और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वन लाइन। हम एक लाइन में सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये ठीक सवाल था, पर डरे बिना करते तो ये आपसे हो जाता। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दो बार, एक्चुअली पहले बहुत ही क्लियरली म्यूचुअल इंडक्टेंस के एप्लीकेशंस के सवाल नहीं आते थे। तो इट वाज नॉट अ प्रैक्टिस, जो कि शायद कोटा में नहीं थी पहले, लेकिन बाद में कहीं, क्योंकि बाकी जगह पे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं थोड़े समय बाद करना स्टार्ट करते हैं, तो कोटा में पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ज्यादा काम करने की प्रैक्टिस नहीं थी। बेसिक आइडिया ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक आध सवाल करा देते थे, अच्छे बैच में 2-4 सवाल करा देते थे। तो अब जब तक आप सवाल करते नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा कि क्या करना है। तो ये सवाल एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल था, जिसमें इसको डिफिकल्टी लेवल में मानूंगा तो मैं हाई साइड पे जाऊंगा, बिकॉज पता नहीं होगा कॉन्सेप्ट या इस्तेमाल कैसे करें, इसका देखने में दिक्कत आ सकती है। तो हाँ, पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर बात आपको पता है तो यू कैन डेफिनेटली राइट दिस इक्वेशन। हाँ, इस सवाल में मुझे एक बात पसंद नहीं आई कि इन्होंने लिखा कि ओमिक रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो। मैंने कहा क्यों नेग्लेक्ट कर दूं यार, बिकॉज ओमिक रेजिस्टेंस को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं तो रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है इनफाइनाइट करंट का होना। थ्योरेटिकली करंट विल बी इनफाइनाइट, करंट इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये अच्छा नहीं है ना। मतलब आप इस लाइन की कोई जरूरत नहीं थी कि ओमिक रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। यू कैन डेफिनेटली गिव रेजिस्टेंस, आप वहां पे रेजिस्टेंस दे सकते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को दिया जा सकता था। तो हम शायद इस तरह के सवालों कर सकते हैं, या फिर मुझे अभी मेरे देखना पड़ेगा अगर ओमिक नॉर्मल है तो हमें, अगर ओमिक रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है तो हम इन्हें इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो सुपर कंडक्टिव मटेरियल से बना हुआ है। उस वाले एस्पेक्ट को भी मैं सोचने की कोशिश करूंगा, उस पर एनालिसिस करके मैं आपके पास जल्दी सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन और क्या क्या लर्निंग हो सकती है, मैं बस बनाने ही वाला हूं। इस वीडियो के बाद वो सारे सॉल्यूशन आज ही बना दूंगा, सारे सॉल्यूशन, तो वो धीरे धीरे करके आपके पास आ जाएंगे, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो था
इट वॉज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन विच वॉज एवरीबडीज नोटबुक, सबके रोटेशन में ये सवाल होता ही होता है, ऐसा नहीं क्योंकि इरोडो जैसा सवाल है, इरोडो में था ऐसा सवाल, उसी बेसिस पे सवाल लिया गया है। और इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में वो बस पूछ रहा है कि कहां पे कांटेक्ट लूज करेगा, कांटेक्ट लूज करने वाली कहानी के ऊपर सारी बात है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल था, लेकिन फिर भी वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने इस सवाल को किया हुआ था। अगर इन्होंने इस तरह का सवाल नहीं किया हुआ था तो अचानक से रन टाइम पे सोचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे सवाल जेईई एडवांस में प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम क्या सीखते, देखिए नॉलेज या इंटेलिजेंस डेवलप होता है सिर्फ एक फंडामेंटल से। वो फंडामेंटल ये है कि आप कुछ चीज सीखते हैं और उसको रिटेन करते हैं। तो जब जब नए नए एक्सपोजर, नए नए तरह के सवाल हम सीखते जाते हैं, उनको दिमाग में बैठाते जाते हैं, तो वो शायद हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और चीजें आगे बहुत आसान पड़ती है जब नए तरह के सवाल बनते हैं। नया तरह के सवाल का मतलब होता है कई अलग अलग जगहों के सवालों को उठाकर वहां पे फिट इन करना, स्टोरी को चेंज करना। तो इसलिए ये सवालों को करना बहुत जरूरी है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला वाला फॉर्मूला था, लेकिन इसमें भी मिथ हो सकते हैं क्योंकि जनरली जो फॉर्मूला होता है किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का, वो म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाय फोकल लेंथ होता है। उसका रीजन है, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला बनाने के लिए बनाया, मजे आ रहे हैं, क्योंकि हम किताबों में पढ़ते 1/f है कि जनरली हमने एयर में बात की थी, पर म्यू सराउंडिंग बाई एफ है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में बहुत सारे टीचरों से मिस हो गया होगा और उन्होंने 1/f बता दिया होगा म्यू एस बाई एफ बताने जगह से। इस चक्कर में इस सवाल में कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज इस सवाल में कोई भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें म्यू एस बाई एफ क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें पावर का मतलब होता है how much curvature it is making, not only in curvature in this making, हम उसमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ को भी कंसीडर करते हुए कर्वेचर की बात करते हैं। दैट इज द रीजन। हम इसके जब सॉल्यूशन में बात करेंगे तो डिटेल में आपको ये बता भी देंगे कि ये क्यों इस तरह से डिफाइन किया जाता है म्यू सराउंडिंग बाई एफ, क्यों नहीं 1/f से ही इनका काम चल जा रहा था, इनको क्यों मजा आया कि म्यू एस बाई एफ करते हैं ताकि पावर को हम डिफाइन कर पाए। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे, बट इट वॉज सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो द फॉर्मूला। अब आते हैं जब हम हमारे पास जो आते हैं मोर देन वन करेक्ट वाले सवाल है। अब मोर देन वन करेक्ट वाले सवालों में क्या खास बात देखी मैंने, इसमें यार हर ऑप्शन में आपको मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक मिल गया तो बाकी सारे मिल जाएंगे, सारे ऑप्शंस में आपको मेहनत करनी पड़ रही है और ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और प्रेशर बढ़ता रहता है, बिकॉज व्हेन यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन अ क्वेश्चन, आपका दिमाग जो है वो कहता है भाई जल्दी करो जल्दी करो, और जल्दी जल्दी करने में आप कुछ 1 का 2, 2 का 4 इस तरह की सिली मिस्टेक करते हैं जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, पर हो जाती है सिली मिस्टेक, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो सवाल था ये बिल्कुल है तो बहुत ही स्टैंडर्ड, लेकिन उस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है जिस फॉर्म में हमें याद रहती है। इसको थोड़ा फॉर्म चेंज कर करके लिखा हुआ है, तो इसलिए शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉशियस रह के सवाल को अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि हम कुछ टर्म मिस ना करें। तो ये एक अच्छा सवाल था, मीडियोकर या उससे ऊपर ही मानेंगे, आसान नहीं मानेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 जो था, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ ट्रजेक्टरी। ट्रजेक्टरी के ऊपर एक सवाल था जिसमें आपको थीटा, अगर आपको पता है कि ओरिजिन से फेंका गया है और x, y कोऑर्डिनेट है, देन यू विल गेट अ इक्वेशन इन v एंड थीटा, एंड फॉर एवरी v you will get theta, for every theta you will get v. So they have given 4 types of thetas, 3 type of thetas, and they have asked 4 questions on it. तो वो थीटास के हिसाब से v निकलेगा, v के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेंज कितनी होगी। ये पॉइंट जो 5 मीटर है वो रेंज के आधे से ज्यादा है कि आधे से कम है, देन यू कैन फाइंड आउट कि मैक्सिमम हाइट पहले मिलेगी या बाद में मिलेगी। तो ये सवाल किया जा सकता था, डूएबल सवाल था, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, जो थर्मोडायनामिक्स के सवाल होते हैं उन सबका टाइप हमेशा एक ही जैसा होता है। इसमें थर्मोडायनामिक्स के 2-3 सवाल 4 सवाल हमारे पास जो आए हैं, थर्मोडायनामिक्स को इस बार वेटेज अच्छे से दिया गया है। इस थर्मोडायनामिक्स के सवालों में जब साइक्लिक प्रोसेस देख रहे होते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट, जब पीवी डायग्राम दिया होता है कि जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं कॉर्नर्स पे, उनकी वैल्यू का पता लगाना है। अगर आपने उनकी वैल्यूज का पता लगा लिया, और एक बात नोटिसेबल है इस कम से कम ऑप्शन में कि बार बार v2/v1 की वैल्यू जब भी इन्होंने कंसीडर की है वो 8 ही कंसीडर की है, जिससे हमारे को थोड़ा सहूलियत है कि हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो हम v2/v1 की वैल्यू बदलते रहते तो फिर नया सोचना पड़ता, फिर नया करना पड़ता। एक एनालिसिस से सारे सवाल हो जाएंगे। और उन्होंने एफिशिएंसी की बात की है, विच इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। और ये पर्टिकुलर डायग्राम जिस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है, एडियाबैटिक आइसोकोर और आइसोथर्म को मिलाकर, ये जनरली ये डायग्राम जो होता है ये हमने किया होता है, इसलिए ये सवाल को मॉडरेट पे मानेंगे, डिफिकल्ट पे नहीं मानने वाले हैं। उसके बाद हाँ,
अब अगला सवाल, अब थोड़ा सा इन्होंने जीवन को थोड़ा आसान करने की कोशिश की, इन्होंने उन चीजों पे चर्चा की जो जेई मेंस पे आती थी, यानी जेई मेंस में जो जो चीजें थी उन पे बात करी। जेई मेंस में जनरली इट इज अ पैटर्न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, दे गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन, दे फाइंड आउट, दे आस्क डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, किधर जा रहा है, स्पीड कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेव नंबर की वैल्यू क्या है, या फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल था। You know it or you don't know it. If you know it, you can solve this question. There is nothing very difficult in this question. It gives you a sense of कि हाँ, रिलीफ किया ये सवाल, जब जिसने पढ़ा होगा उसको लगा होगा कि हाँ यार, अब सवाल किया जा सकता है। ये सवाल आसान सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा मल्टीपल चॉइस में। उसके बाद जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल में आ रहे हैं, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल में एक फ्लूइड का सवाल है, विच इज जनरली डन, मतलब चाहे किसी भी बैच में कराया जाए, इस तरह का एक सवाल जिसमें सेम लिक्विड होता है वो कराया ही रहता है, क्योंकि एक बॉयंसी फोर्स और एक mg, उन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के कारण वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है। बॉयंसी और mg में जो ज्यादा ताकतवर होगा उसके हिसाब से रिस्टोर करने की कोशिश करता है। यहां बस इतना था कि दो जगह हमें बॉयंसी फोर्स को कंसीडर करना था, बिकॉज जो ऊपर वाले लिक्विड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो ऊपर वाले लिक्विड के पार्ट का सेंटर ऑफ मास पे माना जा सकता है, और नीचे वाले लिक्विड का नीचे वाले लिक्विड पे, और पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे माना जा सकता है। तो इस तरह से सवाल को आसानी से जस्ट थीटा एंगल वेरिएशन पे करना चाहिए, ज्यादा साइन थीटा वाइन थीटा करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल से होगा क्या कि जो डिस्टेंसेस होंगी वो आप आसानी से लिख पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे, थीटा के टर्म में आ जाएंगे, और जैसे ही आप इसको लिखेंगे यू कैन इजीली सी इट इज एन एंगुलर एसएचएम। और ये सवाल तो किया डूएबल था, पर फिर भी मैं इसे मॉडरेट की कैटेगरी में ही डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 इजी कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, मतलब दुनिया की सबसे जेई मेंस की किताबें हो या कोई भी किताब हो, इवन नीट की किताबें हो, उन सवालों किताबों में भी ये मल्टीपल यानी सीरीज में इंजन का कॉम्बिनेशन पे सवाल पूछा जाता है। और ये सवाल एकदम स्टैंडर्ड है, इसमें बच्चों को फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें, उनको इफेक्टिव ईटा का फॉर्मूला भी याद रहता है। अगर आपको पढ़े होंगे आपने ये सवाल, तो ये सवाल आपको देखते ही लगेगा ये इजी की कैटेगरी में मैं डालूंगा, इस सवाल में कोई ताकत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे जब मैं आता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने थर्मोडायनामिक्स को कंडक्शन से मिक्स करके सवाल दिया, एंड कंडक्शन में भी एक ब्यूटीफुल सवाल उठाया जो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था। एक मैंने इस बार नोटिस करी कि इसमें ये ध्यान से मैंने देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी तो के दे रखी है, मोनोएटॉमिक गैस दिस थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवेबल। ये जो पार्टीशन इन्होंने P1 दिया हुआ है, इस P1 पार्टीशन के बारे में इनको एक बात और लिखनी बहुत जरूरी थी, जो शायद इनके हिसाब से इनकी अहमियत नहीं लगी, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अच्छा बच्चा उसमें परेशान हो सकता था। तो आई रियली वांट कि ये सवाल में आपको ये लिखना चाहिए था यार, ये गलत काम किया आपने। आपको लिखना चाहिए था कि जो पार्टीशन P1 है, इसका हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है, बिकॉज हीट कैपेसिटी अगर नेग्लिजिबल नहीं होता तो ये खुद कंज्यूम कर रहा होता हीट को, और हम अगर हीट को कंज्यूम कर रहा होता तो भी हमें नॉन स्टेडी स्टेट की एनालिसिस करनी पड़ती, और नॉन स्टेडी स्टेट की एनालिसिस करते तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जाती है, जो कि सॉल्व नहीं हो रही होती बच्चे से उस मूवमेंट पे, और ये बहुत मुश्किल सवाल बन जाता। लेकिन ऑब्वियसली कई बार क्या होता है, एक रूल होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपने एग्जामिनर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तो वो वाली चीज को फॉलो करते हुए, पर हां दे हैव टू अंडरस्टैंड कि दे हैव डन अ मिस्टेक। इनको कम से कम ये बात तो कहनी चाहिए कि ये गलती उन्होंने कर रखी है। अदरवाइज इस सवाल में, अच्छा ये सवाल सिमिलर सवाल जो था इस तरह का ही, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस बदल रहा था और हीट फ्लो हो रही थी, तो ये सिमिलर सवाल जो है ये आपका एससी वर्मा में दिया हुआ है। ये एससी वर्मा का सवाल है जिसमें उन्होंने दो सवाल ऐसे दिए हुए, नॉट ओनली वन, M1S1 और M2S2 देकर, यहां पर भी M1S1 M2S2 की जगह N1C1 और N2C2 दे रखा है, एकदम सेम सवाल था। तो वो सवाल अगर किसी बच्चे ने किया होगा टेम्परेचर डिफरेंस के को एनालिसिस करते हुए, तो ये सवाल भी 3 लाइन में हो जाना चाहिए था। लेकिन यहां पे ये लिखना बहुत जरूरी था कि नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, ये गलत किया जे एडवांस ने कि इन्होंने ये बात नहीं लिखी कि हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है।
Question number 12, again it's a very standard question because they are asking a magnetic field due to a magnetic dipole. तो यानी कि उसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता होता है 2kp by r cube. आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला और करस्पॉन्ड फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m by r cube. तो ये हमारे पास फॉर्मूला था. अब बात है मेन काम इस सवाल में था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को जब भी किसी सरफेस पे किसी जगह पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. आई डोंट नो how they love it, but they give this kind of question almost every second year in which they are interested to use the formula कि magnetic dipole moment is QL by 2m. QL by 2m इनका फेवरेट फॉर्मूला है ये. तो ये मुझे लगता है कि ये बार बार इस पे सवाल पूछते हैं कि म्यू की वैल्यू QL by 2m पर. तो ये सवाल किया जा सकता था. ये इजी और मॉडरेट के बीच का ही सवाल था. सो दीज आर द ये न्यूमेरिकल वाले सेक्शन थे. उसके बाद मैच द कॉलम आया. जो पहला मैच द कॉलम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां दिखाई दे रहा है, पहला मैच द कॉलम. इस मैच द कॉलम में ये क्विंक्स ट्यूब को इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया. क्विंक्स ट्यूब आप ये मानिए जो क्यू ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्विंक्स ट्यूब है. अब उसके अलावा उन्होंने स्ट्रक्चर बदला हुआ है. सिर्फ आपको दोनों की पाथ लेंथ निकालकर पाथ डिफरेंस निकालना था. अच्छा, मल्टीपल चॉइस जब सवाल इस तरह के आ रहे हैं, ये जिसमें मैच द कॉलम आ रहा है, तो यहां एक टेस्ट है आपका. यहां एक टेस्ट है आपका कॉमन सेंस का कि आप यहां पे ज्यादा हीरो नहीं बने कि हम सारे ऑप्शंस का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. यहां पर हम कुछ ऑप्शन से ही काम चल जाता. जैसे सबसे पहला आसान ऑप्शन क्यू रहता, बिकॉज क्यू में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक लेंथ एल है और दूसरी लेंथ जो हमारे पास आ रही है वो 2l है. अगर एक लेंथ एल है दूसरी लेंथ 2l है तो इसमें साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इनका पाथ डिफरेंस जो है वो l के बराबर है. एंड अगर पाथ डिफरेंस l के बराबर है तो ये मैक्सिमा होने के लिए इट हैज टू बी लैम्डा. तो l की वैल्यू लैम्डा होनी चाहिए. लैम्डा 0.29 है तो इसकी वैल्यू 0.29 होनी चाहिए. तो Q का आंसर हमने तुरंत ही 4 कर लिया. तो Q का आंसर 4 करते ही हमारा काम हो गया. अब हमें सिर्फ और सिर्फ R को चेक करना चाहिए. हमें सिर्फ और सिर्फ R को चेक करना चाहिए, उससे हमारा आंसर निकल आएगा. बिकॉज Q को 4 होते ही हमारा C और D ऑप्शन में लगभग सब कुछ सही सेम हो गया. बस एक और एक सिर्फ R बचा है. तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी. वो 10 cos 15 डिग्री की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो वाला पार्ट तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है. आई होप इट इज क्लियर. ये थोड़ा अच्छा और कंफर्टेबल फॉर्मूला बेस, यानी कि बोर्ड्स का बच्चा भी जिसने किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं की है और उसने जेईई मेंस अगर क्लियर किया है तो जे एडवांस का ये सवाल तो वो कर ही सकता है. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेनोमेना के पीछे कोई भी जो फिजिकल फेनोमेना हो रहा है उसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है ये पूछा गया है, ना कि कॉन्सेप्ट समझवाने की बात है. ये सिर्फ नाम पूछा गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट है. तो इट इज कंसीडर्ड एज एन इजी क्वेश्चन. तो ये एक आसान सवाल था. क्वेश्चन नंबर 15 आसान भी हो सकता था और मुश्किल भी हो सकता था. मैच द कॉलम में अगर थोड़ा सा भी बच्चा होशियार होता तो ये सवाल उसके लिए बहुत जल्दी, यानी कि शायद विद इन अ मिनट हो जाता. लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसने फंस गया, वो सारे ग्राफ में कंफ्यूज हो गया, देख के डर गया, तो ये सवाल मुश्किल कैटेगरी में आ रहा है. तो इस सवाल में अगर आप देखें तो यहां पर एक लूप टाइप का दिया हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है जा रहा है, ऐसा कंसीडरेशन किया हुआ है. और ऑब्वियसली हमें पता है कि ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से होगा. फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही है, एरिया की कहानी है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पे कहानी है. तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पे ही कहानी आ रही है तो उस सवाल में एरिया जो होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है. बिकॉज हमें पता है कि हाफ आर स्क्वायर थीटा इज द एरिया. तो इसका मतलब है डी थीटा बाई डी टी विच इज कांस्टेंट, यानी कि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट है. तो इसका मतलब है करंट ईएमएफ जिस भी पार्ट में जब भी जनरेट होगी वो कांस्टेंट होगी. इसका मतलब है 5 तो किसी का आंसर हो ही नहीं सकता. 5 किसी का आंसर हो ही नहीं सकता. तो ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए. और पहले ऑप्शन में अगर आप देखने की कोशिश करें तो पहले ऑप्शन में हो क्या रहा है. पहले ऑप्शन में हाफ पार्ट में जब वो घुस रहा है तो एरिया बढ़ रहा है और आधे पार्ट में एरिया घट रहा है, यानी हमेशा कुछ ना कुछ एरिया चेंज हो रहा है. तो उस हिसाब से उसका आंसर थर्ड होना चाहिए. तो जैसे ही उसका आंसर थर्ड हमने सोचा तो हमारा जीवन वैसे ही आसान हो गया और हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं. तो आई होप इट इज अ सिंपल क्वेश्चन जो कि मेरे को लगता है कि हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी. 5 किसी में नहीं है तो उसी से हमारा सी आंसर आ गया है. तो सी आंसर तो हमारा ऐसे निकल गया बिना कुछ चेक किए. तो इस तरह से भी सवालों को किया जा सकता है. ये आसान था. क्वेश्चन नंबर, आसान मतलब अगर आपको समझ में आ गया.
क्वेश्चन नंबर 16 अगेन ये मैच द कॉलम वाला सवाल जो है, जो कि हमारा लास्ट सवाल है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर आपकी रॉड की एक्सिस थोड़ी टिल्टेड है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस, इधर इट इज पासिंग थ्रू एनी एंड, तो व्हाटएवर फॉर्मूला यू हैव रिमेंबर्ड, अगर एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो आपका आई साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। मतलब अगर एंड से पास हो रही है तो ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, सेंटर से पास हो रही है तो ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इट जस्ट बिकम साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स, ये साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाता है। तो इस बेसिस पर ये सवाल के आंसर निकालने थे, जो कि बहुत आसानी से सबसे आसान ऑप्शन इसमें पी और एस के लिए अगर हम ट्राई कर लेते तो ही हमारे सवाल का आंसर हो जाता, क्योंकि उसमें कोई तीसरी रॉड नहीं थी। पी एस आर तीनों में ट्राई कर सकते हैं, तीनों ही एक जैसे सवाल थे। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ओवरऑल हमने जब देखा कि ये जो पेपर हमारे पास आया है, अगर हमने थोड़ा सा भी घबराहट थी, थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं था अपने ऊपर, तो ये अच्छा पेपर 1 में भी करना मुश्किल ही था। और पेपर 2 तो थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया, उसमें अच्छी लॉजिक्स। पेपर 1 में जो सबसे डिफिकल्ट सवाल की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो वो सवाल जो था वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला सवाल था। बाकी में कई सवाल लेंदी ज्यादा थे, पर ओवरऑल जो अच्छा नयापन था सवाल में, कुछ था कि मेहनत करनी पड़ती। एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला और एक वो जो हीट फ्लो वाला सवाल था। इन दो सवालों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, पर वो हीट फ्लो वाले में उसने गलती भी की हुई है। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ रही है क्या चीज है। और मैं इसका सॉल्यूशन, जब आप मुझसे कहेंगे कि मैं सॉल्यूशन बनाऊं, तो मैं इसके हर सॉल्यूशन में कोशिश करूंगा कुछ सिखा भी दूं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सवाल का सॉल्यूशन उतार, क्योंकि सवाल का सॉल्यूशन तो मिल जाता है, बहुत लोगों ने भी किया है एंड डेफिनेटली दे आर डूइंग इट राइट। बट माय पर्पस इज नॉट टू गिव द सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन कि जो उन्होंने दिया है, क्योंकि उन्हीं लंबे लंबे सॉल्यूशंस को देख के आधे लोगों को क्योंकि कई बार क्या होता है, जीत कभी मन से भी होती है। क्या होता है कि कभी जब हम सॉल्यूशंस को देखते हैं तो हम उनके लंबे लंबे सॉल्यूशन जो हमारे सर सॉल्व कर रहे होते हैं अच्छे से पूरे ढंग से, ताकि उनकी कोई गलती ना हो जाए, वो डर के, तो उस डर के सॉल्यूशन सॉल्व करने से इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन होते हैं, लेके लगता है कि यार ये इतना सारा करके अगर मुझे आंसर निकालना तो शायद मैं कुछ गलती करने वाला हूं। तो कई बार सोचने का तरीका, बच्चा कैसे सोचता, अच्छा बच्चा अच्छा टीचर कैसे सोचता, उस पर एम्फेसाइज करना होगा। आई होप मेरी बात समझ में आई। पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 का जो पहला सवाल था इंफॉर्मेटिव था। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, हर शीट में, हर मॉड्यूल की हर शीट में यही सवाल आपने देखा हुआ है। इट्स अ बेसिक फंडामेंटल ऑन द माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ अ कंडक्टर या करंट की माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का सवाल था। इसमें डेटास ज्यादा थे, यूज करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज कैरियर डेंसिटी। उसमें बोल रहा है कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। पर वो आप कैलकुलेशन करेंगे तो शायद चीजें कट कुटा जाएंगी और सीधे से आंसर आ जाएगा। ये एक अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2, आई लव दिस वे बिकॉज इन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियर रिएक्टर का जो ये कांस्टेंट प्रोडक्शन और उसके बाद उसका रेडियो एक्टिविटी जो हो रही, डिके हो रहा है, ये इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इजीली इमीडिएटली निकाला जा सकता है बिना टाइम बर्बाद किए। और हमें इस पूरी कहानी में ये पता है, अगर हमारे पास ये आ गया, नंबर हमारे पास आसानी से निकल के आ गया, तो जिसकी वैल्यू हमें पता है अल्फा, देखिए आसान है। अगर हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हमें काइनेटिक्स याद हो तो इसका सॉल्यूशन देखते ही मिल जाएगा। n एज अ नंबर ऑफ टाइम, नंबर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा आसानी से, विच इज अल्फा बाई लैम्डा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इट्स अ स्टैंडर्ड वैल्यू, अल्फा बाई लैम्डा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एंड व्हेन यू गेट दिस वैल्यू, द dn by dt इज द मेन थिंग। तो dn by dt ही उसको हीट दे रहा है। तो dn by dt जैसे मैंने इसमें किया, क्योंकि जितने रेट से वो टूटेगा, तो dn by dt होता है लैम्डा एन। तो लैम्डा से जब मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बाहर आ गया, अल्फा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो आएगा ही आएगा। तो इस एक्सप्रेशन में, तो इससे देखते ही हमें दिख रहा है कि आंसर ए हो जाना चाहिए इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान सवाल था। उसमें मिनिमम, उसमें एक्चुअली ऊपर दिया है प्रिज्म एंगल 6 डिग्री, फिर उसने बोला मिनिमम डेविएशन। एक तो हमें पता होना चाहिए जब एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होता है तो मिनिमम मैक्सिमम डेविएशन जैसी कोई चीज नहीं है, सारे डेविएशन सेम ही मानते हैं हम। डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट मानते हैं, एंड दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा की वैल्यू अगर म्यू माइनस 1 इंटू ए होने वाली है, तो वो बोला मिनिमम डेविएशन है, तो ए तो बदल नहीं सकते, तो मिनिमम म्यू की बात करें। अब मिनिमम म्यू तब होगा क्योंकि अगर आप म्यू जो है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, यानी जस्ट हैव
टू डिफरेंशिएट। अब किसी ने कहा इसको चेक करें कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है, तो अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो मैथ्स के तो पहली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा कहता हूं क्लास में, अगर वो मिनिमा पूछ रहा है ना तो मिनिमा ही आता होगा, मैक्सिमा पूछ रहा है तो मैक्सिमा आता है, तो फैंटमबाजी करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर फिर भी अगर तुम कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो मैथ्स को बहुत सही से लेता हूं, तो भाई सही से लेते हो तो पढ़े लिखे भी होने चाहिए। अगर आप म्यू का फंक्शन देखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 पे भी इंफिनिटी है, लैम्डा की वैल्यू इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी है, इसका मतलब है ये बीच में मिनिमा ही आया होगा, तो वो मिनिमा ही होगा जहां पे dn by d लैम्डा की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही आपने dn by d लैम्डा 0 किया, you'll get the lambda, put the value of lambda in n and you get the answer. I hope it is doable। करने लायक सवाल था, इसमें डरने की। क्वेश्चन नंबर 4 सुंदर सवाल था। It is actually the similar kind of question in IRO। यहाँ पे स्टेबल ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट्स स्टेबल हैं कि नहीं है उसके ऊपर कहानी होती है। इसको हल्का सा डिस्प्लेस के इसका सॉल्यूशन जब मैं बनाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज मैं बार बार अपने एसएचवी क्लास में सिखाता हूं कि ये नॉर्मल जनता इसमें इतना लंबा सॉल्यूशन बनाती है इस तरह के सवाल में जहां स्मॉल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज स्मॉल चेंजेस में दे गो फॉर अ गंदा सा अप्रॉक्सीमेशन। पर मैं हमेशा कहता हूं कि स्मॉल चेंजेस लाइफ में कभी भी मिले तो आप यूज कैलकुलस एंड यू विल गेट योर आंसर इमीडिएटली, आपका आंसर बहुत जल्दी निकल आता है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सुंदर है, मैं जरूर इसका सॉल्यूशन बना के आपको दूंगा और आपको बहुत मजा आएगा कि इसका सॉल्यूशन देखने के बाद। अब हम आते हैं मोर देन वन वाले सवाल में। बहुत ही डरावना सवाल लग रहा था जो 2 प्रिज्म वाला था, फोटो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डरावना था, पर अगर आप देखें तो दे आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन। मिनिमम डिविएशन हैज मेड दिस क्वेश्चन इजी बिकॉज मिनिमम डिविएशन गिव्स अ काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें बहुत सिमेट्री होती है। जिस एंगल पे लाइटर प्रिज्म में घुसती है उसी एंगल पे लाइटर प्रिज्म से बाहर आती है, तो उस फंडामेंटल से अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते तो शायद आप थोड़ा सा डरे बिना, घबराए बिना कि ये क्या प्रिज्म के ऊपर एक और प्रिज्म बना दिया, वो प्रिज्म नहीं बनाया, वो जस्ट एंगल को कंपेयर करने का तरीका बताया कि एंगल हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सवाल डूएबल था, पर हां मुश्किल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत चीजें हो रही हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चला, फिर उसके बाद वो फिर मैग्नेटिक फील्ड में आया, मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है, तो ये आपका हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, तो बहुत सारी चीजें निकालनी भी हैं। रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, रेडियस ऑफ व्हाट t greater than 0.2, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा है। इट इज नॉट अ रेडियस ऑफ प्रोजेक्टेड सर्कल, इट इज अ रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी। रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी हेलिकल पाथ में और प्रोजेक्टेड सर्कल की रेडियस दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अगर इसका पाथ प्रोजेक्टेड सर्कल है तो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी t इक्वल टू 0.2 सेकेंड के बाद जो होगी वो बढ़िया है, उसमें गलती होने के पूरे चांसेस है। मुझे लगता है कि गलत भी हुआ होगा कई बच्चों का, क्योंकि जनरली हम हेलिकल पाथ में रेडियस ऑफ प्रोजेक्टेड सर्कल निकाल देते हैं जबकि रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इस तरह का सवाल। लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन में हम जनरली देते थे कि स्ट्रेट लाइन में बताइए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा गया, जहां पर लोकस पोटेंशियल 0 हो जाएगा, उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, तो उसका आंसर स्फीयर आता था अगर चार्जेस अनलाइक होते थे, मतलब एक Q1 है एक -Q2 है, और अगर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होते थे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा आंसर हुआ करता था, ये हमें पता है, ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। अब इस सवाल में बस तिरछा कर दिया गया है, पर अगर आपको पता है स्ट्रेट लाइन में कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे सेंटर और कैसे रेडियस निकालते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी लोगों ने इसका पूरा जेनरिक तरीके से, क्योंकि उनके लिए भी शायद ये पहली बार सवाल था, तो उन्होंने पूरा जेनरिक तरीके से पूरा सॉल्व वॉल्व करके निकाला, पर ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड बात है, तो हम इसको बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। आप प्लीज आप यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग कि आपको किन के सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझे बताइएगा किन किन सवालों के सॉल्यूशंस आपको चाहिए। अब लिखेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो ये एक डाइपोल है। डाइपोल का एंगुलर वेलोसिटी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा सवाल था। सिंपल तो नहीं कहेंगे, ठीक सवाल था, मीडियोकर लेवल सवाल था। बहुत सारी चीजें निकालनी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ओवरऑल सवाल को बहुत डिफिकल्ट नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो सवाल हमारे सामने दिया हुआ है, यहां पर हमें वही सेम थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेसेस में जो पाथ अगर हमें पता है, प्रोसेसेस हमें पता है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि स्टेट कंडीशंस क्या होंगी। स्टेट कंडीशंस निकल गई तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये पूरे के पूरे स्क्रू गेज और एरर एनालिसिस के सवाल थे. जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला एंड यू नो हाउ टू डील विद एरर्स के साथ कैसे डील किया जाता है उसके बेसिस पे सवाल था. तो आप आसानी से कर सकते थे, इतना मुश्किल सवाल नहीं था. क्वेश्चन नंबर 12, मैं बार बार अभी मैं जे एडवांस की क्लासेस में बार बार बोल रहा था कि द ब्रूस्टर एंगल उनको बहुत पसंद आने लगा है. बार बार वो ब्रूस्टर एंगल का यूज करते हैं. बड़े से सवाल में एक ब्रूस्टर एंगल का घुसेड़ देते हैं अंदर पोलराइज लाइट. यानी पोलराइजेशन पे आज तक जे एडवांस ने, बिकॉज रिसेंटली इंक्लूडेड टॉपिक है जे एडवांस का, तो जे एडवांस का रिसेंटली इंक्लूडेड टॉपिक है तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं. वो सिर्फ मैलिस लॉ या फिर सच में पोलराइजेशन की फिनोमिना पे बात ना करते हुए वो हमेशा ब्रूस्टर एंगल पे बात करते हैं. बार बार मैंने देखा, पिछली बार भी आया था, उससे पहले भी आया था. ब्रूस्टर एंगल उनका फेवरेट है. पिछले 2 साल से जब से आया है पोलराइजेशन, ब्रूस्टर एंगल हर बार आ रहा है. और ब्रूस्टर एंगल आपको पता है कि tan थीटा जो होता है म्यू रिलेटिव के बराबर होता है. उससे आप वो थीटा निकाल लेंगे. उस अगर आपको पता चल गया कि पोलराइजेशन का पोलराइज लाइट रिफ्लेक्टेड कब होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज कब होती है, वो होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के बराबर होता है. तो वो उसी के बेसिस पे आसानी सवाल था. अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का सवाल था. यू माइट नो, बिकॉज जेईई मेंस की तैयारी की होगी तो आपको पता होगा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है. अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. उसमें कहानी दी हुई है कि कैसे कैसे पता लगाना है. उसने बोला है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हाफ हो जाती है, तो इसका नाम नहीं पता होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. यू जस्ट हैव टू बिलीव, क्योंकि ये कई बार होता है कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था. पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर आप सवालों को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस सवाल को देखकर उसमें लिखा होगा. कोई आपसे जबरदस्ती का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि सब रट्टा मार के आओ. एटलीस्ट जे एडवांस नहीं करता. वो चाहता है कि आप चीजों को समझे, एक्सप्लेन करता है. इवन उसने आप अगर आप नोटिस करें कि एफिशिएंसी के लिए उसने बता दिया कि मैं एफिशिएंसी किसे कहता हूं. एफिशिएंसी में कोई गड़बड़ नहीं है भाई, इसे कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है. अब ये आसान सवाल में ही आएगा. आसान मतलब मैथ्स तो लगानी पड़ेगी, मीडियोकर में ही कहूंगा. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो था उसमें उसने यूनिट सिस्टम का बहुत दिनों बाद ऐसा स्टैंडर्ड, जो पहली दूसरी क्लास तीसरी क्लास में यूनिट डायमेंशन की पढ़ाया जाने वाला सवाल है कि हमने अपनी यूनिट्स चेंज कर दी तो नई यूनिट क्या होगी, नई कहानी क्या होगी. पर उसने ये नहीं पूछा किसकी नई यूनिट में क्या. बार क्या होता है जूल को कितने, एक जूल किसके बराबर होगा, तो जूल आसानी से निकल जाता है. उसने कहा थोड़ी मेहनत भी कर लो यार. म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का अंडरवुड जो है, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो अंडरवुड है उसकी वैल्यू के बारे में इस भाई ने हमसे पूछने की कोशिश की कि क्या होगा. तो अगर आप इसमें ऊपर नीचे या एप्सिलॉन नॉट अगर आपको आसान लगता हो या म्यू नॉट आसान लगता हो तो आप उनकी यूनिट्स लिखकर आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते थे. नॉट अ बिग डील, आसानी से हो जाता. अब हम आते हैं जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे. इट वाज रियली रियली गुड क्वेश्चन. 15 एंड 16 इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज इट्स अ आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज इसमें इन्होंने फ्लूइड में उस चीज की चर्चा की जनरली कि एक तरफ, यानी ये वही कर सकता है जिसने मग्गा नहीं मारा है कि ऑरिफिस से पानी का फ्लो रेट √2gx होता है. और जिसने मग्गा नहीं मारा हुआ है, रट्टा नहीं मारा, वही कर सकता है. जिसको पता है कि क्यों होता है फ्लो रेट √2gx, वो इस सवाल को कर सकता है. नॉट ओनली दिस, इसके बाद उसने कैपेसिटर भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है. सो वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन. मतलब ये बहुत सुंदर सवाल बनाया हुआ है. मतलब मुझे ये सवाल बहुत ही पसंद आया, जो कि कम से कम एक रूप इसका नया था, सुंदर था. तो इसलिए ये सवाल इज अ कंसीडर्ड एज अ गुड क्वेश्चन. ये दोनों सवाल 15 और 16 एक अच्छे सवाल कैटेगरी में आएंगे, जो शायद किसी को मुश्किल हो सकती है अगर उसने ढंग से चीजों को नहीं समझा था. क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो सवाल अच्छा सवाल कंसीडर किया जाएगा. उसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का इस्तेमाल है, उसमें कोलिजन का बेसिक फंडामेंटल है, उसमें रोटेशन का इन्वॉल्वमेंट है. यानी कि ये सब तरह का एनर्जीज की बात कर रहा है. यानी कि एक अच्छा फुल ऑन मैकेनिक्स का सवाल कह सकते हैं. तो ये सवाल अच्छी कैटेगरी में था. तो दिस इज हाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस कंप्लीट पेपर एनालिसिस. और ये पेपर एनालिसिस मैं जो कर रहा हूं ये आपके सुनने के लिए बहुत जरूरी थी. और आप मुझे जरूर लिख के बताएं कि किन किन सॉल्यूशंस के, किन किन सवालों के आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, अलग सॉल्यूशन चाहिए. मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्रेजेंट करा पाऊं, आपके सामने दिखा पाऊं कि वो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे. और लेकिन जो 2027 के अब एस्पिरेंट हैं उनसे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यार देखो, टाइम पास करने से जे एडवांस नहीं निकलेगा. इट इज अ डिफिकल्ट गेम.
इट्स अ डिफिकल्ट गेम, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। थोड़ा सा मेहनत कर ले जाओगे ना तो आप कई लोगों को पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि सारा का सारा गेम साइकोलॉजिकल एंड स्टेबिलिटी का भी है। तो जो अगले साल जो जेई लिखने वाले हैं या जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ और वो ड्रॉप लेने वाले हैं, उनकी मेरी सलाह है कि अब नए नए तरह के कठिन अलग अलग तरह के सवालों की प्रैक्टिस, अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपका मन करे। बट मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई और विकल्प है नहीं। अच्छे से समझते हुए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा काम होगा। तो ओवरऑल जे एडवांस 2026 ने मेरे को बिल्कुल हताश नहीं किया। उसने पेपर की गरिमा बनाए रखी, पेपर का लेवल मेंटेन रखा और बहुत अच्छा पेपर दिया इन्होंने, जैसा कि बाकी सारे एग्जाम में इन्होंने एकदम सेट कर दिया है कि जेई इस तरह का होगा, नीट इस तरह का होगा और एडवांस तो भैया इसी तरह का होगा। इस बार हाँ, हालांकि मैंने सुना कि मैथ्स में उतना, क्योंकि मैथ्स जनरली ज्यादा डिफिकल्ट आता था, मैथ्स में टीचर्स बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट तो उतना ज्यादा नहीं है, लेंदी थोड़ा बहुत हो सकता है, पर ये स्टैंडर्ड बात है, शायद हर बार यही कही जाती है। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ, वी फाइंड इट एंजॉयबल, मेक इट, बिकॉज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग लाइफ इज खुश रहना मेरे बच्चों। बाय 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 बाय।